हम बिजनेस स्टडी की पहली वीडियो डालने जा रहे हैं। देखो, वैसे तो बिजनेस स्टडी का जो आपकी वीडियो है ये आपको एज ए हेल्प दी जा रही है, क्योंकि जब आपकी फेस टू फेस क्लासेस चालू होंगी तो बिजनेस स्टडी आपको प्रोजेक्टर पे पढ़ाई जाएगी और पीपीटी से पढ़ाई जाएगी। मेरी अपनी बुक भी आपको मिलेगी। बिजनेस स्टडी की मेरी अपनी बुक्स है, स्कूलों में भी लगती है। उस बुक से आपको पढ़ाया जाएगा, प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन चूंकि लॉकडाउन चल रहा है इसलिए ना तो किताब आ पाई है और ना ही आप सामने बैठे कि मैं प्रोजेक्टर यूज़ कर सकूँ आपके लिए। ये तो मजबूरी में वीडियोस बनानी पड़ रही हैं जो कि आपको मोबाइल पे दी जा रही हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एडजस्ट करेंगे। तो बिजनेस स्टडी का पेपर हमारे को जो सीबीएसई से आता है वो 80 मार्क्स का आता है और प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का होता है। दो बुक लगती हैं हमारी इसमें, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए 50 मार्क्स का है और पार्ट बी 30 मार्क्स का है। ए पार्ट में हमारे पास 8 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये तीनों चैप्टर मिलाकर आपके 16 नंबर के होते हैं। चौथा चैप्टर प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, ये दोनों चैप्टर आपके 14 मार्क्स के हैं। फिर आपका 6 चैप्टर स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है, ये 20 मार्क्स के हैं। तो 16 और 14 20 50 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है। पार्ट बी की बात करें तो 9 चैप्टर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल मार्केट है, ये 15 मार्क्स का है। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ये भी आपका 15 मार्क्स का है। हमारे को एक एक नंबर वाले 20 क्वेश्चन आएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। 3 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे जो 15 मार्क्स के होंगे। 4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आएंगे जो 12 मार्क्स के होंगे। 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आएंगे जो 15 मार्क्स के होंगे और 6 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आएंगे जो 18 मार्क्स के होंगे। 34 क्वेश्चन आएंगे हमारे पे 80 मार्क्स के अंदर। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का, कुछ कंफ्यूजन्स का पहले क्लियर कर देता हूँ। 11th क्लास के अंदर जब आप बिजनेस स्टडी पढ़ते थे तो आपसे स्कूल के अंदर बोला जाता था कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज करें। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर। दूसरा ये था कि हमारे को थ्योरेटिकली पेपर ज़्यादा आता था और एप्लीकेशन बेस्ड पेपर नहीं आता था। अब आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, सीबीएसई की वेबसाइट पे चले जाइए, किसी भी टीचर से बात कर लीजिए, आपका नियर अबाउट 80% पेपर एप्लीकेशन बेस आएगा जिसके अंदर केवल और केवल केस स्टडीज होंगी। आप इसके लिए वेबसाइट पे जाके लास्ट ईयर का पेपर देख सकते हैं। और दूसरी बात, कोई भी क्वेश्चन जो आपको पेपर के अंदर आएगा वो डायरेक्ट नहीं आएगा। वो आपसे ये नहीं पूछेगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बताइए, नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताइए। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताइए, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है ये बताइए, प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं ये बताइए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो आती हैं केस स्टडीज, और उन केस स्टडीज के अंदर एनसीईआरटी की कोई लैंग्वेज नहीं चलती है। देखिए, एक बात पहले बहुत ध्यान से समझिए। आप पेपर के अंदर, मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो एक ही सेंटेंस के अंदर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के तीनों टेंसेस लगा देते हैं। ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं उसके अंदर। मान लीजिए एक ही सेंटेंस बनाया आपने, उसी में पास्ट है, उसी में प्रेजेंट है, उसी में फ्यूचर है, और आप अब गलती निकाल रहे हैं ये कि सर हमारी एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं थी इसलिए हमारे मार्क्स कट गए। बेटे, ऐसा नहीं होता है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपकी चल ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे। केस स्टडीज आप करेंगे तो केस स्टडीज के अंदर मैं आपको टोटली केस स्टडीज कराऊंगा। हर टॉपिक पे इतनी केस स्टडीज कराऊंगा कि आप थक जाएंगे।
और उन केस स्टडीज के आंसर आप ही को लिखने पड़ेंगे। आज की डेट में पेपर के अंदर क्वेश्चन ये आता है कि आप क्वेश्चन पढ़िए, इसमें से लाइनें छाटिए और बताइए ये क्या चीज है। आपको पेपर में से लाइनें छाटनी पड़ती हैं। तो अपनी तरफ से कोई लैंग्वेज आपको यूज करने की बहुत कम जरूरत पड़ती है, पहली बात। दूसरा हमारा ये होता है, मन के अंदर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर हम कितनी केस स्टडीज करेंगे। देखो बेटे, अगर हमने टॉपिक अच्छी तरीके से समझ लिया और उससे रिलेटेड हमने केस स्टडीज कर ली, अब तो प्रैक्टिस के लिए चाहे आप 1000 केस स्टडी कर लीजिए, चाहे 50,000 कर लीजिए, चाहे लाख कर लीजिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी केस स्टडीज कर सकते हैं। हाँ, मैं अपनी तरफ से इतनी केस स्टडीज आपको कराऊंगा कि आपको किसी भी तरीके से टॉपिक के अंदर दिक्कत नहीं आ सकती। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे। आप कभी भी याद रखना इस बात को मेरी को कि प्लीज इस पेपर को थियोरेटिकली मानने की गलती मत कर देना। अगर आप इसे थ्योरी का पेपर मान के चलेंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है पूरा का पूरा। आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उसकी नॉलेज को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये चीज आपको मैनेजमेंट में सीखनी पड़ेगी। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि मैनेजमेंट के फीचर्स बता दीजिए। वो आपके सामने प्रॉब्लम रखेगा और वो आपसे ये कहेगा कि भैया जी इसमें से लाइनें छाटो और बताओ ये मैनेजमेंट का कौन सा फीचर है और आप इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करोगे। ये पेपर अब आता है। अच्छा, कुछ इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी है। जो चैप्टर नंबर 9 है आपका, जो चैप्टर नंबर 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपका 6 नंबर का न्यूमेरिकल देता है। जो आपका सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर भी न्यूमेरिकल थोड़ा सा है, डिफरेंशियल वेज सिस्टम। तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसमें आते हैं पेपर के अंदर। एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आता है। इसके अलावा जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं, ये भी आपके एक तरीके से पूरे न्यूमेरिकल ही होते हैं। इसके अंदर भी आपको पूरे 100% नंबर मिलते हैं। और केस स्टडीज के अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, एक बड़े काम की बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, बहुत ध्यान से। केस स्टडीज़ में कभी भी नंबर नहीं कटते हैं। अगर आपकी केस स्टडी ठीक है, आपने अगर लैंग्वेज सही यूज़ करी है, अपनी लैंग्वेज जो आपने सही यूज़ करी है, कोई मजाल नहीं है कि आपको 6 नंबर की केस स्टडी में वो 5.5 दे, वो पूरे 6 देगा और ये मेरी गारंटी है। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के 98 तक मार्क्स आए हैं बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। वो 2 नंबर अगर उनके कटे हैं तो अपनी गलती से कटे। एग्जामिनर ने पेपर में नंबर देने में कोई कंजूसी नहीं करी है। तो ये आपके पेपर का पूरा पैटर्न था। आप प्लीज़ इसके ऊपर बहुत विशेष रूप से, और अगर आपको लगता है कि हो सकता है सर को ज़्यादा नॉलेज ना हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके चेक करिए कि एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आता है, कैसे पेपर आता है। लेकिन अगर किसी के स्कूल में, मैं आपको लास्ट ईयर 2 ईयर्स पहले की एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, नाम स्कूल का नाम नहीं ले रहा मैं। एक लोनी गोल चक्कर पे स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है, उसमें मेरे 2 बच्चे पढ़ा करते थे। उन 2 बच्चों के स्कूल के टीचर ने कहा कि केस स्टडीज पेपर में नहीं आएंगे इस बार। और वो दोनों बच्चे एंड तक मेरे से बहस करते रहे कि सर केस स्टडीज नहीं आएंगे, दोनों बच्चे केस स्टडीज नहीं आएंगे। वो अपने स्कूल के टीचर के हिसाब से तैयारी करके गए। इस साल वो दोनों बच्चे दोबारा पढ़े। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्टडीज में वो फेल हो गए। तो पहली बात तो दिमाग में से ये गलतफहमी निकाल देना, अगर आपके स्कूल का टीचर ये कह रहा है कि केस स्टडीज नहीं आएंगी, तो केस स्टडीज 100% आएंगी और 80% आएंगी। और बाकी जो 20% पेपर आपका आएगा वो भी इनडायरेक्ट आएगा। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले नेचर क्या होता है। जब हम नेचर पे जाएंगे तो हमसे ये पूछा जाता है
कि मैनेजमेंट की नेचर क्या है। क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। फिर दूसरा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता क्या है, भाई हम मैनेजमेंट क्यों करें। तो बेटे जब आप स्मॉल लेवल पे काम करते हो तो आप सारे काम खुद कर लेते हो। जब मेरा कोचिंग सेंटर बहुत छोटा था तो मैं सारे काम खुद कर लिया करता था। मैं झाड़ू भी खुद ही लगा लिया करता था, मैं नोट्स भी खुद बना लिया करता था, टाइपिंग भी खुद कर लिया करता था, सारे काम मैं खुद ही मैनेज कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा, जब काम बढ़ा तो मुझे एक मेट रखनी पड़ी जो अब सफाई करती है। फिर मुझे नोट्स बनाने के लिए बंदा रखना पड़ा जो मेरे नोट्स कंप्यूटराइज तैयार करता है। अब मैं जो ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ आपको, इसके लिए भी मुझे एक बंदे की हेल्प लेनी पड़ती है जो मुझे असिस्ट करता है। कैमरे को कभी ऊपर करता है, कभी नीचे करता है, कभी साइड करता है, कभी दाएं करता है, कभी बाएं करता है। और अब इन सब चीजों को मुझे मैनेज करना पड़ता है। अब इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए मुझे किसी बंदे की आवश्यकता है। तो जो व्यक्ति इन सब कामों को करेगा उसे हम सिंपल लैंग्वेज में मैनेजर कहते हैं। जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा, आपका मैनेजमेंट ही आपको गोल अचीव करवाने में आपको फायदा पहुंचाएगा। पहले बाबा रामदेव केवल योगा सिखाते थे, फिर उन्होंने मेडिसिन बेचनी चालू कर दी। फिर मेडिसिन के साथ उन्होंने च्यवनप्राश बनाना चालू कर दिया। च्यवनप्राश के साथ साथ उन्होंने चूर्ण बनाना चालू कर दिया, चटनी बनानी चालू कर दी। फिर उसके साथ बाबा जी ने दाल बनानी चालू कर दी, चावल बनाने चालू कर दिए, मसाले बनाने चालू कर दिए। और आप जानते हैं मैनेजमेंट की बदौलत बाबा रामदेव 10,000 करोड़ के बिजनेस पे पहुंच गए और वैद्यनाथ को हरा दिया। एक ऐसी कंपनी जो कि हमारे देश में 200 साल से काम कर रही थी, वैद्यनाथ, उसको पीछे छोड़ दिया बाबा रामदेव ने। क्यों? रीजन था उसके पीछे। वैद्यनाथ चूर्ण चटनी बनाता रह गया और बाबा रामदेव का जो मैनेजमेंट टीम थी उसने लोगों की आवश्यकताओं को समझा, उनकी नीड्स को समझा। बाबा रामदेव ने अपना टूथपेस्ट बनाया तो बच्चों के लिए अलग बना दिया, यूथ के लिए अलग बना दिया, बुजुर्गों के लिए अलग बना दिया। बाबा रामदेव ने बच्चों के लिए चॉकलेट तैयार कर दी, बाबा रामदेव ने बच्चों के लिए नूडल्स भी तैयार कर दिए। तो मार्केट के हिसाब से बाबा रामदेव ने बिजनेस का मैनेजमेंट बनाया, जबकि वैद्यनाथ चूर्ण चटनी ही बनाता रह गया और पीछे रह गया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका मैनेजमेंट कितना बढ़िया है, उतनी ही आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो इन सिंपल वर्ड्स में मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। पहली बात दोबारा से सुनिए, सिंपल वर्ड्स में मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, अंडरलाइन कर रखा है मैंने प्रोसेस को, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। लोगों से, दूसरे लोगों से काम कराना, दूसरे लोगों से काम कराना, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, दूसरे लोगों से काम कराना, उसको मैनेजमेंट को एक प्रोसेस में with the aim of achieving goals effectively and efficiently। पूरी लैंग्वेज बहुत ध्यान से। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें दूसरे लोगों से काम कराया जाता है इस पर्पज के साथ कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें।
इसमें 3 कीवर्ड आपके सामने है। पहला वर्ड है प्रोसेस, दूसरा है इफेक्टिवली और तीसरा है एफिशिएंटली। 3 वर्ड्स के ऊपर बॉक्स बना लीजिए। आप प्लीज़ इन नोट्स को लिख लीजिए, प्लीज़ इन नोट्स को मेरे साथ साथ। और इनमें 3 वर्ड्स के ऊपर आप बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स इस तरीके से बनाना है जैसे मैंने ये बना रखा है, आप इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। चलिए अब पहले इन 3 वर्ड्स को समझ लेते हैं। तो इसका मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, इसमें सारे के सारे फंक्शन एक सीरियल ऑर्डर में चलते हैं। कौन कौन से फंक्शन होते हैं हमारे? पहला फंक्शन है हमारे पास में प्लानिंग। नंबर 1, प्लानिंग का मतलब होता है थिंक इन एडवांस। आप एडवांस में सोचते हैं वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो। हम कहां पर हैं और हमें कहां जाना है, ये प्लानिंग कहलाता है। हमें आखिर करना क्या है? अरे भैया 12वीं क्लास में आ गए और आप कहते हैं कि सर हमें ट्यूशन पढ़ना है। अरे भैया क्यों पढ़ना है? सर अच्छी पढ़ाई करनी है। अरे भैया क्यों करनी है अच्छी पढ़ाई? क्या हो जाएगा अच्छी पढ़ाई करने से? कौन सा गिनीज बुक में तुम्हारा नाम आ जाएगा कि तुम अच्छी पढ़ाई कर रहे हो? नहीं सर, हमारे को सबसे बढ़िया नंबर चाहिए, हमें क्लास में टॉप करना है। तो भैया कहने से थोड़ी होगा, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ेगी। प्लानिंग के अंदर आपको टाइम एलोकेट करना पड़ेगा कि सर हम अकाउंटेंसी को इतना टाइम देंगे, सर हम मैथ्स को इतना टाइम देंगे, हम इको को इतना टाइम देंगे, बिजनेस को इतना टाइम देंगे। ये पूरी की पूरी प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी। सर हमें इतने समय के अंदर सिलेबस ख़त्म करना है, उसके बाद फिर हमें सैम्पल पेपर देने हैं, उसके बाद सर हर संडे हमारा टेस्ट होना चाहिए। ये सब प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको गोल अचीव करना है तो सबसे पहले थिंक इन एडवांस। आपको अभी से सोचना पड़ेगा कि प्लानिंग क्या होनी चाहिए, जिससे कि हम 12वीं क्लास के अंदर कुछ ऐसा कर सके कि हमारे घर वाले जो हमसे परेशान हैं आज तक, क्योंकि मम्मी क्या करती है, किसी भी दिन कान पे एक धर देती हैं और कहती है नालायक हो तुम, पढ़ाई करी? तुम शर्मा के कहते हो नहीं करी। तो बेटे प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी ने तो प्लानिंग कर रखी है तुम्हें धोने की। और अगर तुम पढ़ाई की प्लानिंग नहीं करोगे तो तुम धुलोगे, डेली धुलोगे, कभी बेलन से धुलोगे, कभी झाड़ू से धुलोगे, कभी थप्पड़ों से धुलोगे। तो ये तो प्लानिंग आप अपनी खुद के बचाव के लिए करके चलिए। थिंक इन एडवांस। एक एग्जाम्पल है ऐसे, एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है। कई बार भगवान ना करे आपका कोई पेपर खराब हो जाता है, तो आप स्कूल से आने से पहले ही रास्ते में प्लानिंग कर लेते हैं, उदास सा चेहरा बना लेते हैं। घर पे पहुंचने के साथ ही सबसे पहले पूछते हैं घर वाले कैसा हुआ पेपर। आप कहते हैं जी हमारे क्लास का जो सबसे बड़ा सबसे होशियार बच्चा था उसका पेपर खराब हो गया। घर वाले पूछते हैं भैया तू अपना पेपर बता, तेरा कैसे हुआ? आप कहते हैं जी जो हमारी मैडम का बेटा था उसका भी पेपर खराब हो गया। घर वाले कहते हैं अरे भैया तू सबको छोड़, तू ये बता तेरा पेपर कैसा हुआ? आप कहते हैं जो हमारे प्रिंसिपल की लड़की पढ़ती है उसका भी पेपर खराब हो गया। घर वाले तंग हो जाते, कहते भैया तू ये बता तेरा पेपर कैसा हुआ? आप कहते हैं जी मैं कौन सा प्रधानमंत्री हूँ जो मेरा पेपर बढ़िया होता, मेरा भी पेपर खराब हो गया। तो ये तो प्लानिंग आप स्कूल से आने से पहले रास्ते में कर लेते हैं। तो प्लानिंग हमेशा याद रखिए, थिंक इन एडवांस। सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग। अब भैया हमने अपना प्लान तो बना लिया, अब भैया प्लानिंग तो हो गई हमारी, हमने सोच लिया हमें इस बार 99% नंबर चाहिए। बस तो बेटे आज तो मिठाई बांट दो मोहल्ले के अंदर, अब तो तुम्हारे 99% आ गए क्योंकि तुमने प्लानिंग कर ली। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अब रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ेंगे जिससे आपके 99% नंबर आएंगे। तो आपको ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, मैनेज रिसोर्सेज। सर रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे, हम तो कमाते ही नहीं है।
अबे भैया तुम कमाते नहीं हो, किताबें तो तुम ही खरीदोगे या पड़ोसी खरीदेंगे? सबसे पहले आपको जो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके हिसाब से रजिस्टर, उनके हिसाब से बुक्स, उनके हिसाब से आपको स्केल और पेन, ये चीजें इकट्ठी करनी पड़ेगी। अकाउंट्स के लिए टीएस ग्रेवाल खरीदनी पड़ेगी। बिजनेस के लिए जो आपकी मैडम स्कूल वाली बताएगी वो किताब खरीदनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स की जो आपकी स्कूल वाली मैडम बताएगी वो किताब खरीदनी पड़ेगी। मैथ्स की जो मैथ्स वाले सर बताएंगे वो खरीदनी पड़ेगी। और इंग्लिश की जो इंग्लिश वाली मैडम बताएगी वो खरीदनी पड़ेगी। बुक्स खरीद ली सर, भैया बुक्स खरीद ली, बुक्स पे लिखोगे क्या? रजिस्टर क्या पड़ोसी खरीदेंगे? तो सर रजिस्टर भी खरीद लेते हैं। भैया अकाउंट्स के अंदर 2 रजिस्टर खरीदने पड़ेंगे, एक कंसेप्ट का रजिस्टर, एक प्रैक्टिस का रजिस्टर। बिजनेस के अंदर एक रजिस्टर खरीदना पड़ेगा जिसमें सारी केस स्टडीज लिखोगे। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको 2 रजिस्टर खरीदने पड़ेंगे, एक मैक्रो का, एक इंडियन इको का, इनमें न्यूमेरिकल करोगे आप। सर रजिस्टर भी खरीद लिए, भैया लिखोगे हाथ से क्या? नहीं सर पेन खरीद लेंगे। अच्छा, तो रिसोर्सेज मैनेज करने पड़ेंगे, यानी कि किन चीजों से आप अपनी प्लानिंग को अचीव कर सकते हैं वो रिसोर्सेज आपको अरेंज करने पड़ेंगे। अब सर मैंने बच्चों को ना, आप प्लीज दिल पे मत लेना मेरी बात को, मैंने बच्चों को देखा है अक्सर, उनके पास मोबाइल होगा एक से एक लाजवाब। अगर उनके हाथ में मोबाइल देखो तो 20,000 रुपए का, और अगर रजिस्टर पे नजर मारेंगे तो 5 रुपए वाला या 10 रुपए वाला रफ रजिस्टर होगा। भैया ऐसी भी गरीबी क्या है? अगर ज्यादा दिक्कत है किस्तों का रजिस्टर खरीद लो, फाइनेंस करा लो स्टेशनरी वाले से कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा रजिस्टर फाइनेंस कर दो। तो ये सब चीजें तो आपको परचेज करनी पड़ेंगी, तभी आप प्लानिंग को अपनी प्रॉपरली कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है स्टाफिंग। अब इसके अंदर स्टाफिंग के अंदर हमारे को सबसे पहले ये सोचना है फाइंडिंग राइट पीपल फॉर राइट जॉब। अब हमारे को 3 चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। नंबर 1 इंग्लिश की, नंबर 2 मैथमेटिक्स की, नंबर 3 कॉमर्स की। कॉमर्स की 3 ब्रांच है, अकाउंट, इको, बिजनेस। चलिए हमने कॉमर्स का टीचर तो ढूंढ लिया, अब बात आ रही है मैथ्स की। हमने कॉमर्स वाले से कहा कि सर आप ही हमें मैथ्स पढ़ा दो और आप ही हमें इंग्लिश पढ़ा दो। बेटे स्टाफिंग गलत हो जाएगी। अगर शेर के हाथ में हल पकड़ाओगे और किसान से कहोगे शिकार करने चला जा, तो ना तो शेर हल चला पाएगा और ना किसान शिकार कर पाएगा, दोनों के दोनों काम गलत हो जाएंगे। तो जिसका काम, जिसकी एबिलिटी, जिसकी क्वालिफिकेशन जिस हिसाब से है उस हिसाब से हमें काम देना पड़ता है। अगर मेरे पास मैनेजर फाइनेंस की डिग्री लेकर आया है तो मैं उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं भेज सकता, मैं उसे फाइनेंस का ही काम दूंगा। और अगर मेरे मैनेजर के पास एचआर की डिग्री है, ह्यूमन रिसोर्स की डिग्री है, तो मैं उसे फाइनेंस का काम नहीं सौंप सकता। अगर बेटे किसी का काम किसी को सौंपोगे तो मामला सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर आप कॉमर्स वाले टीचर से साइंस पढ़ना चालू कर दे और साइंस वाले से कॉमर्स पढ़ना चालू कर दे, तो रिजल्ट का तो आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं फिर क्या आएगा। तो प्रॉपर स्टाफिंग करनी पड़ेगी। एक चीज और बता देता हूँ, ये सारे के सारे फंक्शन एक सीरियल ऑर्डर में चलेंगे, कोई भी फंक्शन एक दूसरे से पहले नहीं आ सकता। पहले आपको सोचना पड़ेगा, फिर रिसोर्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर उसके हिसाब से आपको स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा। चौथा फंक्शन डायरेक्टिंग। वैसे तो बेटे डायरेक्टिंग के 4 मेन एलिमेंट होते हैं। डायरेक्टिंग वैसे तो 4 मेन एलिमेंट होते हैं डायरेक्टिंग के: सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। पर मेन डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? मेन डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कि लोगों को बताना है कि वो काम कैसे करें।
सर आपने स्टाफ तो अपॉइंट कर दिया, आपने प्रोडक्शन के अंदर भी बंदा लगा दिया, आपने परचेज में भी बंदा लगा दिया, आपने मार्केटिंग में भी बंदा लगा दिया, लेकिन आपने उनको डायरेक्शन नहीं दी। आपने मार्केटिंग वाले को बताया ही नहीं कि भाई तुझे काम किस तरीके से करना है, तुझे एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, तुझे सेल डिस्काउंट कैसे देना है। प्रोडक्शन वाले को आपने बताया ही नहीं कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग तीनों बेकार हो जाएंगे। आपको टाइम टाइम पे सुपरवाइज करना पड़ेगा, लीडरशिप करनी पड़ेगी, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव देने पड़ेंगे। इंसेंटिव दो तरीके से हो सकते हैं, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो डायरेक्टिंग के अंदर हम लोगों को बताते हैं, मैनेजमेंट बताता है, हम का मतलब यहाँ पे हम मैनेजमेंट है। डायरेक्टिंग के अंदर हम अपने वर्क फोर्स को बताते हैं कि भैया काम कैसे करना है, और काम जो हमें चाहिए वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चाहिए। लास्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग। एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। सर क्या कह दिया ये आपने, बच्चे तो बेहोश हो गए सुन के। एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। आप ऐसे समझिए, हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया आज कि सर आज हम 2 घंटे बैठ के अकाउंट्स पढ़ेंगे और 2 घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और कान में हमने लीड लगा रखी है और मोबाइल पे गाने चल रहे हैं। सर टारगेट था 2 घंटे में 20 क्वेश्चन, और जब हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी तो 2 घंटे में हुए हमारे से केवल 12 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चंस का डेविएशन आ गया। डेविएशन यानी डिफरेंस। टारगेट स्टैंडर्ड सेट किया था 2 घंटे में 20 क्वेश्चन, एक्चुअल परफॉर्मेंस आई 2 घंटे में 12 क्वेश्चन, यानी कि 8 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए क्योंकि कानों में लीड थी और आपके हनी सिंह के गाने चल रहे थे, यो यो हनी सिंह वाले। तो सर कंट्रोलिंग के अंदर हम पहले अपने वर्कर्स को टारगेट देते कि भैया तुम्हें इतनी देर में इतना काम करना है। फिर जब वो काम करके लाते हैं उसे कंपेयर किया जाता है कि इन्होंने इस काम के अंदर कितना मटेरियल लगाया और कितनी देर में काम पूरा किया है, और अगर उसके अंदर कोई डिफरेंस आता है तो करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। तो ये 5 फंक्शन थे हमारे। इन्हें शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, अगर चाहें तो शॉर्ट में आप बोल सकते हैं पोज डीसी। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग और सी से कंट्रोलिंग। सर फिर से एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्योंकि ये सारे फंक्शन एक सीरियल ऑर्डर में चलते हैं। कभी भी गलती से पेपर के अंदर अगर ये आपको क्वेश्चन आ जाए कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है, मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों कहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑल फंक्शंस इन मैनेजमेंट आर कैरी इन अ सीरियल ऑर्डर। और ये इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, एक सीरियल ऑर्डर में चलते हैं और इंटर रिलेटेड होते हैं। ये आपका आंसर होगा। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। तो पहला वर्ड हमारा क्लियर हो गया जी, प्रोसेस, अच्छी तरीके से। अब हम आते हैं दूसरे वर्ड पे। तो बेटे मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब सारे फंक्शन एक सीरियल ऑर्डर में चलने चाहिए, कोई भी ऊपर नीचे नहीं। अब मैं सेकंड वर्ड पे आना चाहता हूं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बहुत ध्यान से देखिएगा, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली और नहीं है, और नहीं है कि इफेक्टिवली या एफिशिएंटली में से कोई एक बात हो जाए। दोनों चीजें चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। इफेक्टिवली, इफेक्टिवली टी पे जोर दे रहा हूं मैं, एफिशिएंसी सी पे जोर दे रहा हूं। दोनों ही चीजें चाहिए, इफेक्टिवली चाहिए, एफिशिएंसी भी चाहिए।
आइए अब इसे समझते हैं। इफेक्टिवली मतलब मेरा काम टाइम से पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम के बाद पूरा हुआ तो कस्टमर को टाइम पे अपना सामान नहीं मिल पाएगा और कस्टमर किसी दूसरे कंपटीटर का माल खरीद सकता है। फिर फॉर एग्जाम्पल समझिए, आपने मेरे से कहा सर हमें ट्यूशन पढ़ना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, पढ़ो भैया पढ़ो, मैं तो पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। सर फीस कितनी है? बेटे फीस बहुत सस्ती है, 100 रुपये पर सब्जेक्ट। लेकिन सर कोर्स कब होगा? बेटे कोर्स होगा 2025 में कंप्लीट। तो बेटे बोर्ड के पेपर क्या 2025 में दोगे? सस्ता तो बहुत है, सस्ता तो बहुत है, लेकिन अगर टाइम से कोर्स ही पूरा नहीं हो पाया आपका, प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाया आपका, प्रॉपर टेस्ट नहीं हो पाए हर संडे आपके, तो ऐसे सस्ते का क्या करोगे? तो इफेक्टिवली का मतलब टाइम से हमारा काम पूरा होना चाहिए। देखिए मैं इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हमारे इंडिया में सबसे पहले पिज़्ज़ा हट आया था, और जब पिज़्ज़ा हट आया था तो लोगों के अंदर पिज़्ज़ा को लेकर एक क्यूरियोसिटी थी। पिज़्ज़ा हट के अंदर बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती थी। आप ऑर्डर करते थे, 1-1.5 घंटे में पिज़्ज़ा आपके पास आता था। अब इसी मार्केट में डोमिनोज को भी एंटर होना था, और पिज़्ज़ा हट के कस्टमर्स को ट्रैक करना था, अपनी तरफ लाना था। तो उसने एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी बनाई, पिज़्ज़ा डिलीवरी इन 30 मिनट्स, नहीं तो पैसे माफ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 60% कस्टमर तोड़ दिए थे उनने पिज़्ज़ा हट के, डोमिनोज ने इफेक्टिवली इस्तेमाल करके। यानी कि 30 मिनट्स के अंदर पिज़्ज़ा की डिलीवरी आपको मिल जाएगी। आपने एक पिक्चर देखी होगी हेरा फेरी, उसके अंदर परेश रावल कहता है कि मैं मुफ्त में पिज़्ज़ा खाता हूँ, क्योंकि जो वो पिज़्ज़ा लेकर आता है 30 मिनट तक मैं उसके सामने नहीं जाता, और 30 मिनट बाद में उससे कहता हूँ ला भी फ्री में पिज़्ज़ा। तो इफेक्टिवली अगर आप टाइम से काम करके दे रहे हैं, पूरा काम करके दे रहे हैं, तो कस्टमर आपकी तरफ बिल्कुल गारंटी से आएगा। डोमिनोज ने इसी प्लानिंग से, इसी स्ट्रेटजी से पिज़्ज़ा हट को पीछे कर दिया, इफेक्टिवली वाली प्लानिंग से। तो इफेक्टिवनेस मीन्स एबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क करेक्टली ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस मीन्स एबिलिटी ऑन टाइम। देखो बेटो, ये सारी चीजें तो बुक के अंदर भी लिखी हुई है, लेकिन सीबीएसई कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती है। ये तो 10 साल पहले भी लाइन लिखी हुई थी, लेकिन अब थोड़ा सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब सीबीएसई कहता है कि भैया थोड़े से फॉरेन के पेपरों पे भी नजर मार लिया करो। फॉरेन कंट्रीज के अंदर इफेक्टिवली का एक मतलब और भी कहा जाता है, वी कैन से डूइंग द राइट थिंग इज इफेक्टिवली। यानी कि आप सही काम करिए तो वो अपने आप टाइम से होगा, इसको भी इफेक्टिवली कहते हैं। डूइंग द राइट थिंग्स, अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज, डूइंग द राइट थिंग्स इज इफेक्टिवली। केस स्टडी जरूर आएगी इस बार इसके ऊपर, मैंने अपने नोट्स में केस स्टडी बना रखी है, मैं भी आपको थोड़ी देर में कराऊंगा। दोबारा सुनिए फिर से, डोमिनोज ने इफेक्टिवली वर्ड का सहारा लेके पिज़्ज़ा हट को पीछे कर दिया। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी देखिए, इफेक्टिवली में हमने टी पर जोड़ दिया था, टी से टाइम। एफिशिएंसी में हम सी पर जोड़ दे रहे हैं, यहां हम सी पर जोड़ दे रहे हैं। सी का मतलब कॉस्ट। आपने काम तो टाइम से पूरा कर दिया। अब मैं आपको इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। जब मोबाइल का
एक इन्वायरमेंट बना। तो आपको याद होगा सबसे पहले मोबाइल मार्केट के अंदर नोकिया ने लॉन्च किया था, लेकिन नोकिया ने हमेशा 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 अपने मोबाइल को लेकर एक ही चीज पे फोकस किया कि मेरा हार्डवेयर बहुत अच्छा है, मेरा हार्डवेयर बहुत अच्छा है। और नोकिया का फोन बहुत महंगा होता था। आप अपने पेरेंट्स से पूछ के देखिएगा, अगर हम 99 2000 की बात करें तो उस टाइम पे मोबाइल एक स्टेटस सिंबल होता था। जिसकी जेब में मोबाइल होता था लोग ये सोचते थे कि भाई ये तो बहुत रिच है। और नोकिया का फोन इतना मजबूत था, इतना मजबूत था कि आपको और किसी वेपन की जरूरत नहीं थी कि किसी के सर में उसे मार दो, आदमी का मर्डर। आपको पिस्तौल से या चक्कू से किसी का मर्डर करने की जरूरत नहीं थी। आप फोन किसी के सर में मार दीजिए, वो बंदा खत्म हो जाएगा। इतना मजबूत फोन था, लेकिन महंगा बहुत था। और ऊपर से नोकिया के नखरे भी बहुत थे। ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बड़ा रूड बिहेवियर करता था कि तुम खरीदो मत खरीदो, मेरा फोन तो नाम से बिकता है। डिस्ट्रीब्यूटर कहता था सर आपका फोन महंगा है, ये कहता था कस्टमर तो खरीद रहा है, महंगा है तो क्या है। उसी टाइम पर बाजार के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने भगवान के पास जाकर प्रार्थना करी कि हे भगवान हमें बचाओ, हम तो मर जाएंगे इस तरीके से। हमारे को नोकिया से बचाने के लिए किसी को तो भगवान उतारो बाजार के अंदर, क्योंकि नोकिया मनमानी कर रहा है। तो उसी टाइम पर मोटोरोला ने अपने सस्ते मोबाइल फोन बाजार के अंदर लॉन्च कर दिए और डीलर्स को बड़ा अच्छा कमीशन दिया। तो बेटे मोटोरोला ने मार्केट कैप्चर कर ली और नोकिया पिछड़ता चला गया। नोकिया इस घमंड में रहा कि मेरा हार्डवेयर बहुत अच्छा है, मेरा फ़ोन बहुत मजबूत है, मेरी सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, तो मेरा फ़ोन तो महंगा भी बिक सकता है। लेकिन अगर बाजार कैप्चर करना है तो आपको कंपटीटर्स को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो ये मैनेजमेंट ने यहाँ पर, मोटोरोला के मैनेजमेंट ने क्या काम करा, नोकिया की मार्केट छीनने के लिए अपने सस्ते फ़ोन बाजार में उतार दिए। दूसरा एग्जाम्पल, बाजार के अंदर इंडिया में छोटी गाड़ियों की बड़ी डिमांड होती है, फ्यूल एफिशिएंट कार और कॉस्टिंग में भी कम हो। मारुति 800 बहुत दबा के बिकी। एक तरीके से देखा जाए तो अगर आप 1990 से लेके 2005 तक नजर मारें तो बाजार में रोड पर 5 गाड़ियों में से 3 गाड़ियां मारुति 800 दिखाई दी थी, यानी 5 में से 3 गाड़ियां 800 होती थी। लेकिन मारुति 800 की कीमत 2,20,000 रुपए थी। टाटा वाले ने इस चीज को पकड़ा और उसने अपनी बाजार के अंदर नैनो कार उतार दी, लखटकिया, 1 लाख रुपए में बनाकर। वो बात अलग है कि कार बाई चांस नहीं चल पाई, लेकिन मारुति जैसी बड़ी कंपनी को तो उसने हिला दिया। इवन मारुति को अपना 800 का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा और नए फीचर्स के साथ उन्होंने अल्टो उतारी बाजार के अंदर। पर मारुति के अल्टो आने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था, टाटा की नैनो, क्योंकि वो एफिशिएंट कार थी, फ्यूल एफिशिएंट भी थी और कॉस्ट भी बहुत कम थी उसकी। तो बेटे मैनेजमेंट वही बहुत बढ़िया होता है जो अपना काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा करता है। अगर बाजार के अंदर टिके रहना है तो मैनेजमेंट को अपने गोल, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने टारगेट्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने पड़ेंगे। दोनों चीज़ें चाहिए, इफेक्टिवली भी चाहिए और एफिशिएंटली भी चाहिए। इफेक्टिवली में टाइम से पूरा होना चाहिए काम और एफिशिएंटली में विद इन कॉस्ट पूरा होना चाहिए काम। तो अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एफिशिएंसी मीन्स एबिलिटी टू डू द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, यानी कि काम को पूरा करना है मिनिमम कॉस्ट के अंदर। और ये दूसरा वर्ड ये मैंने अपनी तरफ से आपको दिया है,
जिसके ऊपर केस स्टडी आने के पूरे चांसेस हैं, और डूइंग द थिंग्स राइट। अगर आप ऊपर नज़र माने तो मैंने लिखा था इफेक्टिवली के अंदर डूइंग द राइट थिंग्स। देखिए दोबारा से देखिए फिर से, यहाँ था डूइंग द राइट थिंग्स और यहाँ पर है डूइंग द थिंग्स राइट। अगर आप सही चीज़ें सही काम करेंगे तो टाइम से पूरा होगा और इन कॉस्ट पूरा होगा। दस मैनेजमेंट हैज़ टू सी if task is completed and goals are achieved, that is effectiveness, with the least amount of resources at minimum cost, that is efficiency। यानी कि मैनेजमेंट को ये देखना पड़ेगा कि आपका काम, आपके गोल इफेक्टिवली अचीव होने चाहिए विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि मिनिमम कॉस्ट पे। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? Hero Limited target is to produce 10,000 shirts per month at a cost of ₹150 per shirt। हीरो लिमिटेड का टारगेट है 10,000 शर्ट बनाने का, एक महीने में 150 रुपये पर शर्ट के हिसाब से। द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट एट अ कॉस्ट ₹160 पर शर्ट। प्रोडक्शन मैनेजर ने ये टारगेट अचीव किया 160 रुपये पर शर्ट पे। हमने आपको काम दिया था, आपको 150 रुपये में एक शर्ट बनाकर देनी है और 10,000 शर्ट बनानी है एक महीने के अंदर, पर प्रोडक्शन मैनेजर हमारे को जो शर्ट बनाकर दे रहा है वो 160 रुपये में बनाकर दे रहा है। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? अब आप एक बात बताइए, क्या उसने मेरे से ये कहा है कि आपकी शर्ट महंगी बन रही है, एफिशिएंट है या नहीं है, या उसने आपसे ये पूछा है कि काम टाइम से हुआ है या नहीं हुआ है? उसने कहा है क्या प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव है, प्रोडक्शन मैनेजर ने टाइम से काम पूरा किया है। अब यहाँ पे आप अपनी तरफ से पेपर में क्या लिखते हैं, मैं आंसर बताता हूँ आपको। आप लिखते हैं इफेक्टिव तो है पर एफिशिएंट नहीं है। अरे भैया मेरे, जब वो तुमसे नहीं पूछ रहा एफिशिएंसी के बारे में तो क्यों ज़बरदस्ती आ बैल मुझे मार वाली कहावत कर रहे हो? जितना पूछा है उतने का आंसर देना है। आप अपनी तरफ से प्लीज़ अपना ज्ञान ना बिखेरें। आप वहाँ पे कॉमर्स के, वाणिज्य के टीचर बनने की कोशिश ना करें कि सर उनने इफेक्टिव पूछा है, हम तो एफिशिएंट भी लिख के आएंगे। तो लिखिए आओ बेटे, पूरा चैप्टर लिखिए आओ, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको आंसर उतना ही देना है जितना मांगा गया है। क्या प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव है? बिल्कुल ऐसा, क्योंकि उसने काम अपना टाइम से पूरा किया है। तो आंसर आएगा इसका यस, प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव इन हिज वर्क एज he was able to complete the target on time। पहली केस स्टडी क्लियर है अच्छे तरीके से? चलिए सेकंड केस स्टडी पे चलते हैं। तो बेटे आपने देखा किस टाइप से केस स्टडी पेपर के अंदर आ रही है। आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। उसने कहीं आपसे ये नहीं कहा कि मुझे आप इफेक्टिव की डेफिनेशन लिखो, आप एफिशिएंसी की डेफिनेशन लिखो। वो इसी तरीके से पेपर देगा। तो आपको यही चीज़ें सीखनी है। Is management concerned only with doing the right task? Is management concerned only with doing the right task? क्या केवल मैनेजमेंट इसी चीज से कंसर्न होता है कि आपको राइट टास्क करनी है एंड कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स without taking into consideration the cost benefit? क्या मैनेजमेंट मेनली कंसर्न कहाँ देता है, कहाँ ध्यान देता है? केवल सही चीज़ों को करने पे, चाहे कॉस्ट कुछ भी आए? बताइए, आप बताइए, क्या मैनेजमेंट का टारगेट, क्या मैनेजमेंट का कंसंट्रेशन केवल इसी बात पे रहता है कि हमें सही चीज़ें करनी है, इस बात पे नहीं रहता कि हमारी कॉस्ट कुछ भी आए? बोलिए। उन्होंने पूछा है क्या मैनेजमेंट
विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट बेनिफिट। मैनेजमेंट कॉस्ट बेनिफिट पे कोई ध्यान नहीं देता। आंसर नो। मैनेजमेंट इज नॉट ओनली कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। मैनेजमेंट केवल राइट टास्क पे ही ध्यान नहीं देता है, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स, दैट इज इफेक्टिवनेस। यानी मैनेजमेंट खाली इफेक्टिवनेस पे ही ध्यान नहीं देता है, बट इट ऑल्सो हैज़ टू टेक इन टू कंसिडरेशन द कॉस्ट बेनिफिट, दैट इज डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट एफिशिएंसी। यानी मैनेजमेंट दोनों चीज़ों पे ध्यान देता है, डूइंग द राइट टास्क पे भी देता है और डूइंग द टास्क करेक्टली पे भी देता है, यानी इफेक्टिवनेस पे भी देता है और एफिशिएंसी पे भी देता है। इनमें और नहीं है, इनमें एंड है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों चीज़ें चाहिए। डूइंग द राइट टास्क भी चाहिए और डूइंग द टास्क करेक्टली भी चाहिए। चलिए केस स्टडी थर्ड। गिविंग सुटेबल रीजन आइडेंटिफाइंग इन फॉलोइंग सिचुएशंस whether the manager is effective, efficient, both or neither. Mr. Allen drafted a well documented and factual report. Mr. Allen ने एक well documented और factual report तैयार करी on the financial performance of the company, कंपनी की financial performance पर, but he could not present it in the board meeting as he could not complete it on time. भैया रिपोर्ट तो तुमने बहुत गजब की बनाई है, वेल डॉक्यूमेंटेड है, फैक्चुअल रिपोर्ट है, लेकिन आप बोर्ड मीटिंग में टाइम पे उसे प्रेजेंट नहीं कर पाए। सेकंड, मिस्टर एल्बर्ट ऑफ फास्ट कुरियर assured to deliver an urgent consignment of its regular customer to Mr. Alex on 5th April 2019 and charge extra money from Mr. Alex. देखिए मिस्टर एल्बर्ट ने मिस्टर एलेक्स से एक्स्ट्रा पैसे भी लिए थे और उनसे कहा था कि मैं 5 अप्रैल को आपको डिलीवरी दे दूंगा सामान की, बट द कंसाइनमेंट वाज डिलीवर्ड ऑन 7th अप्रैल। अब मेरे पास में दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में आपने रिपोर्ट बहुत बढ़िया बनाई पर वो टाइम पे प्रेजेंट नहीं हुई, इसका मतलब वहां पे इफेक्टिवली काम नहीं हुआ। दूसरे केस में आपने पैसे भी ज़्यादा लिए हैं पर कस्टमर को टाइम से भी नहीं पहुंचाई, तो दूसरे केस में ना तो आप एफिशिएंट हैं और ना ही आप इफेक्टिव हैं। आंसर देखें, आइए। Mr. Allen is efficient but not effective as he was not able to achieve the target within the stipulated time. Mr. Allen efficient है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न है उन्होंने अपना काम टारगेट टाइम से पूरा नहीं किया। मिस्टर एल्बर्ट इज नीदर एफिशिएंट नॉर इफेक्टिव, ना वो एफिशिएंट है ना वो इफेक्टिव है, as he could not control the cost and was not even able to achieve the target. 5 अप्रैल की जगह 7 अप्रैल को पहुंचाया, पैसे भी ज़्यादा ले लिए, तो दोनों ही बातें हो गई। इसका मतलब ना आप इफेक्टिव है ना आप एफिशिएंट। नेक्स्ट केस स्टडी। बेटा ये केस स्टडी लंबी है और 5 मार्क्स की आई थी पेपर, सब ग्रुप पे डाल दी है। जब आप इस केस स्टडी को पढ़ें वीडियो से तो केस स्टडी की फोटोकॉपी आपके पास होगी। मीता हैज़ ए सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस एट बीकानेर, नेमली स्मार्ट फ्लेवर्स। मीता का अपना आइसक्रीम बिजनेस है बीकानेर में जिसका नाम है स्मार्ट फ्लेवर्स। हैविंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब उस शहर में अभी आइसक्रीम के इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं बनाने वाले, मीता ही फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रही है, मीता ने ही ये काम शुरू किया है। हर बिजनेस वाज डूइंग वेल, बिजनेस बढ़िया चलने लगा। टू अर्न हायर प्रॉफिट शी स्टार्टेड कटिंग कॉस्ट। अब उसके दिमाग में आया प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहिए तो कॉस्ट कम कर देते हैं। दिस वुड समटाइम्स लीड टू डिले इन डिलीवरी, एक तो इससे डिलीवरी लेट होने लगी, एंड द आइसक्रीम वाज नॉट रीचिंग द मार्केट इन टाइम।
और मार्केट में टाइम से आइसक्रीम नहीं पहुंच पा रही थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द डिमांड फॉर हर आइसक्रीम डिक्लाइन, और समय बीतने के साथ साथ आइसक्रीम की डिमांड धीरे धीरे नीचे आने लगी, कम होने लगी। बिकॉज ऑफ इट कंपिटिटर्स एंटर द मार्केट, और इस वजह से मार्केट में उसके कंपिटिटर्स भी आ गए थे। शी लॉस्ट सम ऑफ हर मार्केट शेयर टू कंपिटिटर्स, उसके हिस्से का मार्केट शेयर कंपिटिटर्स के पास चला गया। देखो, कॉस्ट कम करी है आपने ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन आपके माल की डिलीवरी लेट होने लगी, माल टाइम से नहीं पहुंचा, इस वजह से लोगों ने कंपटीटर्स का माल खरीदना चालू कर दिया। एट द बिगिनिंग ऑफ समर सेशन, जैसे ही समर सीजन आया, शी गॉट बैक टू बैक ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ 4000 आइसक्रीम पैकेट्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर फॉर स्पेशल ओकेजन। समर सीजन आते के साथ ही उसके पास बैक टू बैक ऑर्डर आने चालू हो गए 4000 आइसक्रीम पैकेट्स के, डिफरेंट फ्लेवर्स के, फॉर स्पेशल ओकेजन, टू इंश्योर दैट द टास्क वाज कंप्लीटेड एंड ऑर्डर डिलीवर्ड इन टाइम। अब उसने इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि काम टाइम से पूरा हो और डिलीवरी टाइम से हो, शी हायर्ड एडिशनल वर्कर्स, उसने एडिशनल वर्कर्स हायर कर लिए। शी वाज दस एबल टू प्रोड्यूस एंड डिलीवरी द आइसक्रीम। अब वो प्रोड्यूस भी सही टाइम से कर रही है और डिलीवर भी सही टाइम से कर रही है, मगर बट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। अब कॉस्ट बढ़ गई, पहले कॉस्ट कम करी थी तो डिलीवरी टाइम से नहीं हो पा रही थी, अब डिलीवरी टाइम से हो रही है मगर कॉस्ट बढ़ गई है। वाइल दैट शी वाज इग्नोरिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, वो किसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इग्नोर कर रही है मैनेजमेंट के। आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। पहले कॉस्ट कटिंग करी थी तो डिलीवरी लेट हुई, अब डिलीवरी टाइम पे हुई मगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। इसका मतलब बेटे, जो छोटी केस स्टडीज हैं उन्हें तो प्लीज़ आप वीडियो से ही लिखते रहें, लेकिन बड़ी केस स्टडीज़ की मैं फ़ोटो खींच के भेज रहा हूँ। जब आपकी बुक तैयार होकर आ जाएगी तो सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उससे पहले अगर हो सका तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की PDF भी भेजने की कोशिश करूँगा, लेकिन तब तक आपको थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट करना पड़ेगा। आंसर देख रहे हैं जो केस स्टडी आपने पढ़ी है अभी। द आस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज़ बीन इग्नोर्ड बाई मीता आर एफिशिएंसी, मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। ये तो काम हो ही नहीं पा रहा आपका, क्योंकि उसका रीज़न है आपकी अब जो आइसक्रीम बन रही है एडिशनल वर्कर्स की वजह से, वो हाई प्रोडक्शन कॉस्ट पे बन रही है। इफेक्टिवनेस में मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। अब इफेक्टिवनेस तो आ गई है लेकिन एफिशिएंसी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बेटे, थ्योरी का क्वेश्चन लिखेंगे सभी बच्चे। ट्रेडिशनली मैनेजमेंट is an art of getting things done through others। ट्रेडिशनली हम ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट वो आर्ट है जिसमें दूसरों से काम कराया जाता है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? मतलब मैनेजमेंट का मतलब दूसरों से काम कराना होता है। क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं या इसके आगे भी कुछ है? सेकंड, ये और दूसरे तरीके से करके आया था, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन न्यू एनवायरनमेंट। नए एनवायरनमेंट के अंदर मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है? आइए इसका आंसर प्लीज आप लिख लीजिए। देखिए, जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है ना, दूसरों से काम कराना है, ये बेसिकली एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि पहली लिमिटेशन क्या है कि आपने वर्कर्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट पे तो ध्यान ही नहीं दिया। आप तो उनसे बस काम ले रहे हैं, आप तो उन्हें मशीन मान के चल रहे हैं। फिर आपने ये नहीं बताया कि मैनेजर को कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए दूसरों से बढ़िया रिजल्ट आए। और तीसरा, आपने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बहुत छोटा माना है,
मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट माना है, जबकि सच्चाई ये है आज की डेट में आपके पास बढ़िया से बढ़िया रॉ मटेरियल है, आपके पास बढ़िया से बढ़िया मशीनें हैं, आपके पास हर चीज़ बढ़िया है, लेकिन अगर आपके वर्कर्स एफिशिएंट नहीं है तो आप अपना काम नहीं कर सकते। जब तक आपका ह्यूमन रिसोर्स, जब तक आपकी वर्क फोर्स वैल्यूएबल नहीं होगी, बढ़िया नहीं होगी, तब तक आप भूल जाइए कि आप सक्सेस ले पाएंगे। तो ये लिमिटेशंस के ऊपर भी आ सकता है, वो पेपर में आपसे कह सकता है कि मैनेजमेंट की लिमिटेशंस बताइए, ये इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। दिस डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी टर्म्ड एज कंप्लीट ड्यू टू द फॉलोइंग लिमिटेशंस। नंबर वन, द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्कर्स हैव बीन इग्नोर। यहाँ पे वर्कर्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट को इग्नोर किया गया। दे आर सपोज टू वर्क लाइक मशीन। उनसे जो काम लिया गया बिल्कुल मशीन की तरह से लिया गया। इट डज नॉट डिस्क्राइब द फंक्शंस विच अ मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म टू गेट रिजल्ट फ्रॉम अदर्स। इन्होंने वो फंक्शन डिस्क्राइब ही नहीं करे हैं जो मैनेजर दूसरों से काम लेने के लिए, बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए परफॉर्म करेगा। द एम्प्लॉयज़ आर मेयरली ट्रीटेड एज ए स्मॉल पार्ट इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ को बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है। यानी कि आप कहते हैं भैया तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारा तो मटेरियल बहुत अच्छा है, हमारी तो मशीनें बहुत अच्छी हैं, हमारा तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अरे भैया मैनेजमेंट तो तभी अच्छा होगा ना जब वर्कर बढ़िया काम करेंगे। द एम्प्लॉयज़ आर मेयरली ट्रीटेड एज ए स्मॉल पार्ट इन ए बिग ऑर्गेनाइजेशन फॉर गेटिंग रिजल्ट्स। फ्रॉम द मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, management is much more than getting things done through others. It involves determination of objectives and all the activities which are performed for the attainment of those objectives. तो बेटे ये 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का कभी क्वेश्चन आता है तो आप इतना ही लिख सकते हैं, बिजनेस स्टडी में ना अपनी तरफ से कुछ जोड़ सकते ना अपनी तरफ से कुछ हटा सकते, बिल्कुल सटीक लैंग्वेज है। और ध्यान रखिएगा कभी भी डायरेक्ट पेपर नहीं आएगा, वो आपसे ये नहीं कहेगा आप मैनेजमेंट की डेफिनेशन बता दीजिए, आप इफेक्टिवनेस बता दीजिए, एफिशिएंसी बता दीजिए, ऐसे कभी नहीं आएगा। वो हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि मैनेजमेंट को ट्रेडिशनली ऐसे बोला जाता था, क्या आप इससे सहमत हैं? आप कहेंगे नहीं है सहमत, तो भैया लिमिटेशन बताओ। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी ध्यान रखना ज़्यादा नहीं आते हैं, ओनली 10% से लेके 15% तक बस। इसके अलावा बाकी सारा पेपर आपका केस स्टडी बेस होता है। तो ये मैंने इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, प्लीज़ आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिए। आज की क्लास यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक चालू करेंगे। और फिर से मैं आप दोबारा से बोल देता हूँ, जैसे ही बुक तैयार होगी आपके हाथों में आ जाएगी, तब तक आप प्लीज़ इन्हें नोट डाउन कर लें। आपकी फिर बिजनेस की क्लासें प्रोजेक्टर पे चलेंगी और प्रोजेक्टर पे आपके हाथ में बुक होगी और प्रोजेक्टर पे सामने पीपीटी होगी। थैंक यू।